जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला आज का ये पहला टेस्ट मैच जो कि क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो के मैदान में जिम्बाब्वे के अंदर ही खेला जाएगा, जिसके पहले अभी तक पूरे इतिहास में जाकर के देखा तो ये दोनों ही टीमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर 16 बार आपस में भिड़ चुकी हैं, जिसमें से 10 बार तो न्यूजीलैंड की टीम जीती है। लेकिन बाकी जो 6 मुकाबले हैं वो जिम्बाब्वे ने किसी तरह से मैनेज किया है ड्रॉ कराने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर यहीं से क्लियर हो जाता है कि जिम्बाब्वे की टीम ने अभी तक ड्रॉ कराने के अलावा कभी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीता है नहीं, और वो तो जब ड्रॉ होते थे तब जिम्बाब्वे की टीम ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर जो दोनों टीमें खेलने उतरेंगी, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम वो टीम है जो अभी आपको याद होगा इंडिया को इंडिया में जाकर के क्लीन स्वीप करके यहाँ पर पहुंची है। हालांकि वो थोड़ा सा लंबा समय हो गया उसके लिए, लेकिन निश्चित तौर पर वो इस लेवल की टीम है न्यूजीलैंड की टीम जहां पर ऑपरेट करते हैं कि इंडिया को भी इंडिया में अगर तीनों टेस्ट मैचेस हरा दे तो जिम्बाब्वे तो मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पर कुछ खास संघर्ष कर भी पाएगी अगर कोई बड़ा चमत्कार ना हुआ तो। और जैसा मैंने को बताया कि क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के इस मैदान पर जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, डेट होगा 30 जुलाई भारत के समय के हिसाब से दोपहर को 1:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से ये सुबह 10 बजे से मैच स्टार्ट वहां पर होगा। और वहां पर अगर आप देखें जो पिछले 4 टेस्ट मैचेस खेले गए उसका स्कोर कार्ड तो आपके सामने है, जिसमें अभी जो लास्ट 2 टेस्ट मैचेस जुलाई 2025 में खेले गए थे साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में, जहां पर साउथ अफ्रीका ने एक बार 328 रन से मैच को जीता, फिर दूसरी बार यहां पर जीता पारी और 236 रन के बहुत ही बड़े और विशाल अंतर से। तो इतने बड़े बड़े अंतर से अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में ही, और ये जुलाई का महीना चल भी रहा है, लास्ट डे करीब करीब है, तो वहां पर 2 मुकाबले जिस तरीके से बुरी तरह से हारी है साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ। और इवन फरवरी 2025 जनवरी 2025 में भी यहां पर मैचेस हुए थे, जिसमें एक मैच हुआ था आयरलैंड से जिम्बाब्वे का, एक मैच हुआ था अफगानिस्तान से, और आयरलैंड वाला मैच भी आयरलैंड नहीं जीता था, अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया मैच भी अफगानिस्तान ने जीता था। तो जब यह हाल हो कि इसी ग्राउंड पर वैसे भी जिम्बाब्वे की टीम पिछले 4 टेस्ट मैचेस हारी हुई है, और जिसमें आयरलैंड की टीम भी अफगानिस्तान की टीम है, साउथ अफ्रीका तो बहुत बड़ी टीम है, और इन सभी मैचेस में एक चीज कॉमन रही है कि जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है उस टेस्ट मैचेस की पहली इनिंग में उसी ने मैचेस जीते हैं। और इसमें देखेंगे तो स्पिन को 55 और पेस को जो 86 विकेटें मिली हैं, उसमें पैटर्न जो आपको देखने को मिलेगा कि पेसर्स को पहली इनिंग में विकेटें बहुत ज़्यादा मिली, उसके बाद विकेटों की संख्या घटती चली जाएगी, 4th इनिंग में जाकर के केवल 11 विकेटें हैं, और वहीं पर स्पिनर्स को शुरुआत में विकेटें कम मिल रही हैं, लेकिन इनिंग्स के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स गेम में यहाँ पर आते हैं। और वैसे भी यहाँ पर काली मिट्टी की पिच यूज होती है, घास वहाँ पर होती नहीं पिच पर, तो निश्चित तौर पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ गेंद यहाँ पर ग्रिप करेगी, स्पिनर्स को हेल्प भी करेगी। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि स्कोर कार्ड यहाँ पर आप देखिए जरूर, लेकिन जिस लेवल की 2 टीमें आज के इस मैच में खेलेंगी ना, वहां पर तो मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा बेहतर टीम है न्यूजीलैंड की टीम। तो निश्चित तौर पर कोई यहाँ पर टक्कर तो होती दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन स्टिल जिम्बाब्वे के कुछ प्लेयर तो आपको लेने ही पड़ेंगे। बाकी टॉस के बाद जो टीम आपको फाइनल बनानी पड़ेगी वो आपको मैं खुद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे ही दूंगा, और बेसिकली यहाँ पर आपको मैं पिच रिपोर्ट भी दे दूंगा कि कैसी पिच है, किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग है, वो भी हमको देखना पड़ेगा किस टीम का, उसी हिसाब से फाइनल टीम बनेगी। बाकी पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम आपको मेरे इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लिंक्स को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए, ताकि फाइनल टीम में आपको लगातार मिलती रहे। और फिलहाल देखिए ये पॉसिबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर खेलते दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें एक नाम आपको बेन करन का भी दिखाई पड़ेगा, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं जो ओपन करेंगे, ब्रायन बेनेट के साथ जो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करके देते हैं। इसके बाद निकोलस वेल्च हैं, क्रेग इरविन है, सीन विलियम्स है, सिकंदर रजा है, नाम तो काफी अच्छे बड़े बड़े हैं, क्रेग इरविन, सीन विलियम्स, सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट। और उसके साथ साथ बॉलिंग में देखेंगे तो इनके विकेट कीपर बैटर है सीगा, इसके बाद वेलिंगटन मसाकाजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ब्लेसिंग मुजरबानी है, यहाँ पर तनाका चिवांगा राइट आर्म फास्ट, ट्रेवर वांडू जो अभी T20 और वनडे सीरीज लगातार खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, और बाकी इनका ये बेंच है। और इस पूरी की पूरी स्क्वाड का करियर स्टैट अगर आप देखने जाएंगे टेस्ट क्रिकेट में, जिससे आपको एक्सपीरियंस का पता चल पाए कि कितना ये लोग अभी तक टेस्ट क्रिकेट में खेले हैं, तो वो डेटा आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहाँ पर देखेंगे कि ब्रायन बेनेट एक ऐसे प्लेयर हैं जो 8 टेस्ट मैचेस में 479 रन बना चुके हैं, 40 का बैटिंग एवरेज है, 6 विकेटें हैं। और वहीं पर बेन करन का बैटिंग एवरेज 29 है, 6 मैच में 350 रन और 6 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं जिम्बाब्वे के लिए। और इसके बाद निकोलस वेल्च, इनकी भी बात करें तो 5 मैच 230 रन, 23 का एवरेज है। क्रेग इरविन का बैटिंग एवरेज 34 का, 28 टेस्ट मैच में 1841 रन। और बाकी सीन विलियम्स हो गए, सिकंदर रजा हो गए, ये 2 बड़े प्लेयर्स हैं। हालांकि सीन विलियम्स को लेकर के एक दिक्कत है, वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन सिकंदर रजा निश्चित तौर पर 19 में 1300 से ज्यादा रन है, 39 का एवरेज है। बाकी बैटर कुछ खास कमाल कर पाए नहीं है। बॉलिंग के आंकड़े अगर आप देखने जाएंगे ना, तो कुछ बेहतर आंकड़ा को किसी के दिखाई पड़ेंगे, तो वह है ब्लेसिंग मुजरबानी के, जिनके 15 मैचेस में 57 विकेटें हैं। वरना अगर आप देख लीजिए वेलिंगटन मसाकाजा के 7 मैच केवल 19 विकेटें हैं, चिवांगा के 5 मैच 12 विकेटें हैं, ट्रेवर वांडू 2 टेस्ट मैच में केवल 4 विकेटें हैं। और कुछ हद तक विंसेंट मसीकिसा जो लेग स्पिन बॉलर है, निश्चित तौर पर अगर खेलते तो इंपॉर्टेंट होंगे, 2 टेस्ट मैचेस में 8 विकेटें हैं। तो बॉलिंग में भी
तगड़े कुछ नाम है नहीं। बैटिंग में भी आंकड़े काफ़ी एवरेज दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें कि इस तरीके के फॉर्मेट में जहां पर 5 दिनों का खेल होता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, तो उसमें कैसा फॉर्म रहा है इन सभी जिम्बाब्वियन प्लेयर्स का, तो उसमें ब्रायन बेनेट निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। 19 139 21 6 57 54 की पारियां हैं। साथ ही साथ एक और प्लस पॉइंट इनका होता है जो ये बॉलिंग करके देते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे टॉप ऑर्डर से जिनको आप जिम्बाब्वे की तरफ से लेके जा सकते हैं। बाकी बेन करन निश्चित तौर पर जैसा कि आपने अभी करियर स्टार्ट देखा उसमें 2 सेंचुरी इनकी है रिसेंट टाइम में, अगर आप पिछले 4 टेस्ट मैचेस देखें, लेकिन पिछली 6 इनिंग्स अगर आप देखें तो बिल्कुल भी कुछ खास काम कर नहीं पाए। और सेम निकोलस वेल्च, इनको भी देखेंगे तो बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां जरूर आई हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नाम की चीज आपको देखने को मिलेगी नहीं। और वहीं पर क्रेग इरविन, सीन विलियम्स और सिकंदर रजा, ये 3 जो तगड़े पिलर्स हैं इस टीम के, बेसिकली 3 पिलर्स, उसकी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो क्रेग इरविन भी बहुत अच्छे फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं जिस लेवल का यह टेस्ट मैच होने वाला है, लेकिन सीन विलियम्स ये काफी अच्छे फॉर्म में रिसेंट तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और कंसिस्टेंसी है इनके परफॉर्मेंस में, लगभग हर किसी भी फर्स्ट क्लास या टेस्ट मैच में एक ना एक बड़ी पारी इन्होंने जरूर खेली है। लेकिन एक जो बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन इनको लेकर के हो जाती है वो ये है इनकी बॉलिंग, जो कि रिसेंट टाइम में बिल्कुल भी करते दिखाई नहीं पड़े हैं, फर्स्ट क्लास लेवल पर भी, टेस्ट मैचेस में भी, और इवन वनडे T20s में भी बहुत ही कम बॉलिंग करते हैं, और वही इनका एक माइनस पॉइंट होता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात तो क्लियर है कि इन फॉर्म प्लेयर हैं। इसके साथ साथ सिकंदर रजा का भी फॉर्म आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है, अगर आप बाकी प्लेयरों से कंपेयर करें तो ये 3 प्लेयर तो बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी बॉलिंग में विकेट कीपर बैटर तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इनके। विलिंगटन मसाकाजा का भी फॉर्म देखें तो 1 विकेट 4 विकेट, बल्ले से रन भी हैं, तो एक अच्छे डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन हो सकते हैं जो कि बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। एक्चुअली ये बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं। और बाकी ब्लेसिंग मुजरबानी, जिनका टेस्ट करियर आपने देखा, इस पूरे स्क्वाड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर दिखाई पड़ते हैं, 15 मैच पर 57 विकेट लेकर के। लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखने जाएं तो विकेटों का काफ़ी अकाल सा पड़ा हुआ है, और इवन T20 वनडे फॉर्मेट्स में भी रिसेंट टाइम में ज़्यादा विकेटें मिली है नहीं। चिवांगा जरूर फर्स्ट क्लास मैच में अच्छा करते दिखाई पड़े हैं, ट्रेवर वांडू भी इस तरीके के क्रिकेट में कुछ खास कर नहीं पाए हैं। रॉय क्वाया जो कि एक निश्चित तौर पर टॉप ऑर्डर बैटर ऑलराउंडर है जो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, ये जरूर एज ए बॉलर रिसेंट टाइम में काफ़ी कामयाब रहे हैं, तो ये भी अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर आते हैं तो एक अच्छे ग्रैंड लीग के ऑप्शन होंगे। स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी विंसेंट मसीकिसा जो कि एक लेग स्पिन बॉलर हैं, इस तरीके की पिचेस पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, डिफरेंशियल भी, और अगर प्लेइंग इलेवन के अंदर है तब तो सेफेस्ट ऑप्शन भी है। भले ही ज्यादातर लोग लेकर के जाएंगे नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात तो क्लियर होती है कि इस टीम की तरफ से 3 से 4 प्लेयर ही हैं रिसेंट फॉर्म देख करके जो हमको पता चलता है कि वो हमारे किसी भी फैंटेसी की टीम में आ सकते हैं, वरना उससे ज्यादा बेहतर प्लेयर आपको मिलेंगे नहीं। और बाकी हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने आए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैचेस में केवल 3 ही प्लेयर है इस पूरे स्क्वाड के अंदर जो कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेले हैं, वह क्रेग इरविन, सीन विलियम्स और सिकंदर रजा। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो सिकंदर रजा के आंकड़े तो बहुत ही खराब है, लेकिन इन दोनों के आंकड़े, क्रेग इरविन और सीन विलियम्स के आंकड़े, वो काफी आपको बेहतर दिखाई पड़ेंगे। और बाकी इस मैदान पर खेले गए मैचेस के आंकड़े अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे ब्रायन बेनेट 4 टेस्ट मैचेस में शतक भी लगा चुके हैं यहाँ पर, और टोटल 183 रन है, 3 विकेटें भी हैं। दूसरे जो ओपनर है बेन करन, यहाँ पर अगर आप देखें 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके, 178 रन है, 68 का हाईएस्ट स्कोर है, 90 का हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर है निकोलस वेल्च का जो यहाँ पर 3 टेस्ट मैच पे 164 रन बना चुके हैं। 42 का एवरेज यहाँ पर 11 टेस्ट मैचेस में क्रेग इरविन का है। और ओवरऑल जो भी आंकड़े आप देखें तो सीन विलियम्स के आंकड़े आपने देखा हेड टू हेड में भी बेहतर हैं, और साथ ही साथ इस मैदान पर तो कमाल के 56 के बैटिंग एवरेज के साथ आते हैं, फॉर्म भी लगा हुआ है। और उसी में क्रेग इरविन को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं वन ऑफ दी बेटर ऑप्शंस के तौर पर। बाकी ब्रायन बेनेट का एक प्लस पॉइंट इनकी बॉलिंग रहेगी, ये भी टीम में आ ही जाते हैं तो निश्चित तौर पर। और साथ ही साथ सिकंदर रजा जो यूटिलिटी इनकी देखिए इस मैदान पर तो काफी अच्छे नंबर्स हैं ठीक ठाक, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खास अच्छे आंकड़े हैं नहीं, तो सिकंदर रजा या क्रेग इरविन में से कोई भी एक ट्राई करिए। लेकिन चूंकि सिकंदर रजा बॉलिंग भी करके देंगे तो निश्चित तौर पर बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बाकी ब्रायन बेनेट हो गए, सीन विलियम्स हो गए, और इन दोनों में से कोई एक जो आपको मैं बता रहा था वो तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और जैसा कि आपने करियर के आंकड़े देखते टाइम देखा था ना कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़े थे ब्लेसिंग मुजरबानी, उसी तरह से आपको वेन्यू पर भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे ब्लेसिंग मुजरबानी। 5 मैच में 20 विकेटें इनकी हैं, और एक विंसेंट मसी के साथ जो लेग स्पिन बॉलर यहाँ पर 1 मैच पर 3 विकेट ले चुके हैं, तो निश्चित तौर पर इनको भी कंसीडर करिएगा। अगर ये प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं तो मैक्सिमम चौथा प्लेयर कोई होगा तो यही होंगे जो लेग स्पिनर के बारे में बात कर रहा था। तो जिम्बाब्वे की तरफ से तो कोई बहुत ज्यादा होप देखने को नहीं मिलती। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देखना चाहे तो देख सकते हैं कि ब्रायन बेनेट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर अपने टेस्ट करियर में 95 विकेट पर 3 बार 66 रन बना करके आउट हो चुके हैं। और वहीं पर बेन करन ऑफ स्पिन गेंदों पर 158 गेंद पर 69 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं, और लेफ्ट हैंडर हैं तो बनता भी है। और बाकी क्रेग इरविन ये भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 945 गेंद 445 रन 16 बार आउट हो चुके हैं, ये भी लेफ्ट हैंडर हैं। और निक वेल्च ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, तो सामने की टीम में चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो भी हो, ऑफ स्पिन बॉलर जो भी हो,
हो वो हमेशा गेम में रहेगा। और उसके साथ साथ जो बाकी खिलाड़ी जैसे सेन विलियम्स हो गए, सेंटनर पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, ऑफ स्पिन पर ये भी फंसते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर यहाँ पर आपको फंसते दिखाई पड़ते हैं सिकंदर रजा। और ध्यान रखिएगा सेन विलियम्स भी एक लेफ्ट हैंडर ही है, तो जो भी लेफ्ट हैंडर उसका ऑफ स्पिन पर रिकॉर्ड काफी खराब है, जो राइट हैंडर उसका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर आंकड़े काफी खराब हैं, जो कि आपको लगातार ये चीज देखने को मिलेगी। तो जिम्बाब्वे की तरफ से क्लैरिटी तो हमने ले ली, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें जहां पर टॉम लेथम ओपनर है, विल यंग आपको दूसरे बैटर ग्रुप में खेलते दिखाई पड़ेंगे सेकंड ओपनर, और मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 पर चूंकि केन विलियमसन नहीं है तो मुझे लगता है कि डेवॉन कॉनवे ही बैटिंग करेंगे। बाकी रचिन रविंद्र हैं, डैरेल मिचेल है, टॉम ब्लंडल विकेट कीपिंग करेंगे। जब टॉम ब्लंडल टीम में होता है यही विकेट कीपिंग करते हैं, टॉम लेथम नहीं करते। माइकल ब्रेसवेल को लेकर के आया गया है ग्लेन फिलिप्स की जगह पर। बाकी मिचेल सेंटर है, मैट हेनरी है, जेकब डफी और विल ओरूर के खेलने की संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि जेकब डफी का फाइनली टेस्ट डेब्यू तो हो ही जाने वाला है। और बाकी यहाँ पर बाकी जो बेंच के प्लेयर है, जहाँ पर एक और नए प्लेयर मैट फिशर, इनको भी बुलाया गया है, एजाज पटेल है, नेथन स्मिथ है, हेनरी निकल्स हैं। तो इनके भी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि मैट फिशर फर्स्ट क्लास में 14 मैच में 51 विकेट ले चुके हैं। और जेकब डफी जो इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, अभी तक टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया इन्होंने, 108 फर्स्ट क्लास मैचेस में 318 विकेट ले चुके हैं। और बाकी सारे प्लेयरों के भी आंकड़े जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता है, खास करके जब बात आती है न्यूजीलैंड की, और वो भी जब जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने वाले मैचेस में बातें हों। लेकिन देख लेते हैं रीसेंट फॉर्म तो कम से कम देख ही लेते हैं, जिसमें टॉम लेथम का फॉर्म वो बेहतर दिखाई पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी पारियां नहीं है, लेकिन हाफ सेंचुरी लगातार आते दिखाई पड़ेगी। विल यंग एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले कहा था ना कि ये टीम एक ऐसी टीम है जो भारत को भारत में जाकर के तीनों टेस्ट मैचेस में क्लीन स्वीप कर चुकी है स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पर, जहां पर विल यंग ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। स्कोर आपको बहुत बड़े बड़े देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन काफी बेहतरीन बैटिंग करी थी। और यहाँ पर तो जब फ्लैट विकेट मिल जाएगी तो बैटिंग करके देंगे ही, तो क्षमता तो पूरी है। बाकी डेवॉन कॉनवे का फॉर्म अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन जिस लेवल पर यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाएंगे। रचिन रविंद्र इनका एक प्लस पॉइंट रहेगा, इनकी पॉसिबिलिटीज जो बॉलिंग करने की होगी। हालांकि अगर आप रिसेंट टाइम में देखें तो बल्ले से भी फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग भी बहुत ही ज्यादा कम करी है, लेकिन ये कैसे उस लेवल के प्लेयर है कि लोग इनको कप्तान भी बना करके लेके जाएंगे। और अभी शॉर्टर फॉर्मेट्स में तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी इन्होंने दिया है। बाकी डैरेल मिचेल बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 पर आएंगे, निश्चित तौर पर ठीक ठाक फॉर्म में है, ट्राई किए जा सकते हैं। बाकी टॉम ब्लंडल भले ही बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आ रहा है, लेकिन इनका भी फॉर्म आप देख लीजिए, तो किसको ही हटाएंगे। और इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल भी एक ऐसे प्लेयर जो ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटर भी हैं, मौका मिलेगा तो ये भी परफॉर्म करके दे सकते हैं। सेंटर को लेकर के कोई डाउट यहाँ पर है नहीं, जो बल्ले से तो बॉलिंग करेंगे, बल्ले से भी परफॉर्म करके दे सकते हैं। बाकी मैट हेनरी, इनको सभी जानते हैं किस तरह के प्लेयर हैं। जेकब डफी का डेब्यू बेशक नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट क्लास लेवल पर बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेज रिसेंट टाइम में रही हैं। सेम अब विल ओरूर को लेकर के कह सकते हैं, मैट फिशर को लेकर के कह सकते हैं। हेनरी निकल्स काफी ठीक ठाक से फॉर्म में रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का एक इश्यू रहा है फर्स्ट क्लास लेवल में। बाकी एजाज पटेल हो गए और नेथन स्मिथ हो गए, इनका भी डेटा देखिए, तो किसको हटाएंगे किसको लेंगे। निश्चित तौर पर सारे के सारे प्लेयर जिम्बाब्वे के खिलाफ जैसी टीम के खिलाफ अगर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो पिक किए जा सकते हैं। और वैसे भी 8 प्लेयर हम लेके जाएंगे यहाँ से, 7 से 8 प्लेयर। तो वो कौन से प्लेयर होंगे उसी को थोड़ा सा और समझने के लिए जब हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़ा अगर आप देखने आए ना, तो यहाँ पर कुछ खास आपको सैंपल साइज मिलेगा नहीं। हेनरी निकल्स 2 मैच में 33 रन है जिम्बाब्वे के खिलाफ, इस मैदान पर भी 2 मैच में केवल 33 रन है, तो वैसे भी इनको तो हम ट्राई करेंगे। लेकिन सेंटर के 2 मैच में 6 विकेट हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि इसी मैदान पर परफॉर्म किया है। और लेथम के भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैच में 254 है, 136 का हाईएस्ट स्कोर है, जो कि इसी मैदान पर इन्होंने परफॉर्म किया है। तो हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़ों से तो कुछ खास हेल्प मिलेगा नहीं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि टॉम लेथम, विल यंग और डेवॉन कॉनवे या डैरेल मिचेल में से कोई एक, जिसको भी आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन रचिन रविंद्र को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। और जैसा मैंने को कहा कि कॉनवे या साथ ही साथ डैरेल मिचेल में से कोई भी एक आप पिक कर लीजिएगा। माइकल ब्रेसवेल भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में। सेंटनर को आपको मिस करना है नहीं, मैट हेनरी को भी कतई आप मिस कर नहीं सकते। तो 4, 3, 7 प्लेयर तो हमको यहीं से मिल गए। और बाकी वही बात है कि आप चाहे जेकब डफी या विल ओरूर या अगर कोई दूसरा भी बॉलिंग करता दिखाई पड़ रहा है प्लेइंग 11 के अंदर तो ट्राई कर सकते हैं। यही कुछ ऑप्शंस हैं। ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप कर पाएंगे टॉम ब्लंडल को या डेवॉन कॉनवे, डैरेल मिचेल में से किसी एक को। लेकिन यूटिलिटी देखें तो माइकल ब्रेसवेल जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो यही चीज हमको समझ में आ रही है यहाँ तक आते आते, चूंकि बहुत ही डोमिनेटिंग टीम ये बनने वाली है आज के इस टेस्ट मैच में। बाकी इनके भी कुछ कमजोरियों को देखने की कोशिश करें तो टॉम लेथम, सेन विलियम्स एक बार आउट हो चुके हैं 7 गेंद पर 5 रन बना करके, और ये थोड़ा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते भी हैं। सेम आपको विल यंग को भी देखने को मिलेगा, 4 बार 282 गेंद पर 120 रन बना करके आउट हो चुके हैं। इसके साथ साथ रचिन रविंद्र जो लेफ्ट हैंडर हैं ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 12 बार आउट हो चुके हैं, 290 रन बना करके। सेम डेवॉन कॉनवे को भी दिक्कतें हैं,
700 गेंद पर 345 रन बना करके 13 बार आउट हो चुके हैं। और इसी वजह से ब्रायन बेनेट भी और सिकंदर रजा भी, जो आपको मैं कह रहा था ना कि चाहे तो आप लेके जाइए क्रेग इरविन को या सिकंदर रजा को, तो मेरे हिसाब से सिकंदर रजा ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे जिनके साथ जाना चाहिए। और बाकी टॉम लंडल भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, हेनरी निकल्स थोड़ा सा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं। तो प्लेइंग इलेवन में जो खेल रहे हैं प्लेयर, पॉसिबिलिटीज जिनकी है वो ऑफ स्पिन के खिलाफ और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ पुअर हैं, जिसमें ऑफ स्पिन डोमिनेट करती रही है। और बाकी टीम जब आप बना लेंगे अपनी स्मॉल लीग की फाइनल में, तो देखेंगे रचिन रविंद्र और मिचेल सैंटनर ही सबके कप्तान वाइस कप्तान हैं, और मेरे भी होंगे बेसिकली। लेकिन इसी में सिकंदर रजा भी है, टॉम लेथम भी है, क्रेग इरविन भी है, जिनको आप डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर या बैटिंग ऑप्शन के तौर पर लेके जा सकते हैं। टीम में भी कप्तान है, वाइस कप्तान भी बना सकते हैं अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में रोटेट करके। और फिलहाल के लिए ये स्मॉल लीग की टीम आपको बनानी है, जहां पर मैंने सेम विलियम्स, ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा को जिम्बाब्वियन प्लेयर्स के तौर पर ले रखा है। 3 ऑप्शन। बाकी विकेट कीपर तो टॉम, वहां पर अगर आप देखें डेवॉन कॉनवे है, टॉम लेथम विलियम दूसरे बैटर्स हैं जो न्यूजीलैंड की तरफ से, रचिन रविंद्र और मिचेल सैंटनर 2 और ऑलराउंडर्स हैं। 3 बॉलर मैंने रखे हैं फिलहाल, जेकब डफी, विल ओरूर्क और मैट हेनरी। लेकिन इन तीनों में से विल ओरूर्क और जेकब डफी में से किसी को भी हटा करके आप माइकल ब्रेसवेल को भी लेके जा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करेगा। बाकी फाइनल टीम जो बनेगी पिच रिपोर्ट देखने के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, पिच रिपोर्ट और फाइनल टीम। तो उसके लिए दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे जरूरी है। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करके रखिए ताकि फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट आपको मिल जाए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म। चलते हैं, नमस्कार।